बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं इस टॉपिक का नाम है लेविस डॉट स्ट्रक्चर। लेविस का डॉट और स्ट्रक्चर। ओके, तो ध्यान से सीधी सीधी बात समझ लो। अब ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्या है बेटा, सीधी बात आप समझ लीजिएगा। लेविस ने ऑक्टेट का रूल दिया था, आपको याद होगा। लेविस ने क्या दिया था बेटा, ऑक्टेट रूल। अब अगर लेविस ने ऑक्टेट का रूल दिया है तो मतलब लेविस का जो डॉट स्ट्रक्चर होगा वो प्रॉपरली फॉलो करने की कोशिश करेगा। किसको? लेविस के ऑक्टेट वाले रूल को, है ना। और कुल मिला के सीधा सीधा बात ये समझ लो आप कि बच्चों जो भी एटम बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किए हैं, बॉन्ड बनाने के बाद उनके वैलेंस सेल में जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है उन इलेक्ट्रॉन को आपको डॉट से दिखाना है। वैलेंस सेल वाले को, इनर सेल वाले को नहीं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, लेविस का डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, समझ रहे हो। मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जो मॉलिक्यूल में जो एटम के बीच में बॉन्ड है उस बॉन्ड को रिप्रेजेंट करे, एंड उसके अलावा रिमेनिंग जो भी बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है उसको हम डॉट से दिखाएंगे। उसी को हम क्या बोलेंगे, लेविस का डॉट स्ट्रक्चर। तो अब यहाँ पे कंसेप्ट आप देखें, यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूं। कंसेप्ट आपको समझ में तो आ ही गया होगा। अब क्राइटेरिया है बच्चों, यह स्ट्रक्चर a structure which represent bond between atoms, and in this structure outermost cell electron is represented by dot, represented by dot is purposed by Lewis, since it is proposed by Lewis, ठीक है, Lewis, so it is known as Lewis dot स्ट्रक्चर। इसी को हम क्या बोलेंगे, लेविस डॉट स्ट्रक्चर बोलेंगे। तो ये हमारा कंसेप्ट है, स्ट्रक्चर जो रिप्रेजेंट करेगा बॉन्ड को बिटवीन एटम, एंड इन दिस स्ट्रक्चर outermost cell electron is represented by dot since it is proposed by Lewis, so it is known as Lewis dot structure। तो हम इसको क्या बोलेंगे, लेविस का डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये चीज है। बात समझ में आ गया बेटा। हमने लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्या करना है कि जब भी एटम के बीच में बॉन्ड बनेगा और वो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होंगे, उनके बीच के बॉन्ड को हम रिप्रेजेंट कर देंगे, एंड बॉन्ड रिप्रेजेंट करने के बाद जो आउटरमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन रहेंगे उन इलेक्ट्रॉनों को हम ऐसा डॉट से दिखाएंगे। उसी को हम क्या बोलेंगे, लेविस का डॉट स्ट्रक्चर। तो ये बात है, ये कंसेप्ट है। ये चीज हो गया हमारा क्या, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। ओके एवरीवन,
अब आगे बताने जा रहा हूं रूल्स क्या है ड्रॉ करने का। यहां देखो, रूल्स टू ड्रॉ लेविस डॉट स्ट्रक्चर, टू ड्रॉ लेविस डॉट स्ट्रक्चर। रूल्स टू ड्रॉ लेविस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या रूल है? तो बच्चों सबसे पहले आपको बता देता हूं, इसका फर्स्ट पॉइंट ये है कि हमको सेलेक्ट करना पड़ता है एक सेंट्रल एटम और दूसरा सराउंडिंग। जो मिड पॉइंट पे रहेगा बेटा उसको हम लोग सेंट्रल एटम, और जो उसको साइड साइड से घेरेगा उसको बोलेंगे सराउंडिंग एटम। तो बच्चों सबसे पहले है रूल्स टू ड्रॉ लेविस डॉट स्ट्रक्चर में, इसका फर्स्ट रूल मैं आपको बता दूं, ये इसका यही इंपॉर्टेंट है कि सिलेक्शन ऑफ सेंट्रल एटम, सिलेक्शन ऑफ सेंट्रल एटम इन गिवन कंपाउंड, गिवन जो कंपाउंड हमारा गिवन है उस कंपाउंड में हम सिलेक्शन कैसे करेंगे सेंट्रल एटम का, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। सिलेक्शन ऑफ सिलेक्शन ऑफ सेंट्रल एटम इन गिवन कंपाउंड। अब आप आगे देख लीजिए, रूल क्या है इसके सिलेक्शन का। रूल ऑफ सिलेक्शन ऑफ सेंट्रल एटम, फर्स्ट रूल है बच्चों, ठीक है, समझ रहे हो? फर्स्ट रूल है कि बच्चों अगर एक मॉलिक्यूल में मोर देन वन एटम प्रेजेंट है तो आप चेक कर लीजिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होगा वही एटम कहलाएगा सेंट्रल एटम। तो कंसेप्ट यहां पे याद रखें सिलेक्शन ऑफ सेंट्रल एटम में कि रूल्स फॉर सिलेक्शन ऑफ सेंट्रल एटम, इसमें यह है कि जनरली एटम हैविंग least electronegative will be generally atom having least electronegative will be central atom। ऐसा एटम जो जनरली लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसको हम क्या बोलेंगे? सेंट्रल एटम बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। तो क्या हो गया बात बेटा यहाँ पे कि जनरली एटम हैविंग लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल बी सेंट्रल एटम। सेकेंड पॉइंट है, दूसरा पॉइंट, पहली बात समझ गए ना आप कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप चेक कर लीजिएगा, जिस एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा वो सेंट्रल एटम कहलाएगा। दूसरा बात यह है बच्चों कि जो लिस्ट नंबर में रहेंगे, मतलब जिनका नंबर वाइज कम होगा, जो नंबर वाइज कम होंगे वो कहलाएगा हमारा सेंट्रल एटम। ठीक है, तीसरी बात यह है बच्चों कि जो लार्जर एटम होता है ना, जो बड़ा साइज का एटम, ठीक है, वो कहलाता है हमारा क्या? सेंट्रल एटम। तो ये चीज आप ध्यान रखें कि जो लार्ज साइज का एटम है, साइज के हिसाब से जो बड़ा एटम होगा वो बनेगा सेंट्रल एटम। ठीक है, और बच्चों एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऐसा एटम जो मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है या जिसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल है वो एटम सेंट्रल एटम बन सकता है। ओके, इसका दूसरा पॉइंट है कि एटम प्रेजेंट इन लिस्ट नंबर behave as a central atom।
तो जो लिस्ट नंबर में रहेगा वो हो जाएगा सेंट्रल एटम। थर्ड पॉइंट है हमारा, मतलब ऐसी चीज हो गई, कोई एटम है मान लो, और वो एटम अगर लिस्ट नंबर में प्रेजेंट है तो वो क्या बन गया हमारा, सेंट्रल एटम बन गया। ओके, अब थर्ड पॉइंट पे आप आ जाइए। तो यहां बोल रहा है कि एटम हैविंग लार्जर साइज, एटम हैविंग लार्जर साइज, लार्जर साइज, behave as a central atom। ठीक है, एटम हैविंग लार्जर साइज behave as a central atom। तो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट पे आपको लेके मैं जाऊं, पहले तो हमारा सेकंड क्या हो गया, एटम प्रेजेंट इन लिस्ट नंबर, सेंट्रल एटम। एटम हैविंग लार्जर साइज behave as a सेंट्रल एटम। जो लार्जर साइज का एटम रहेगा वही बिहेव करेगा एज ए क्या, सेंट्रल एटम। अभी आप देखो फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्या है, तो एटम विच फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड बिहेव एज ए सेंट्रल एटम। मतलब जो लार्जर साइज का है बेटा वो तो बन रहा है आपका सेंट्रल एटम, बाकी जिस जो मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है वो भी बिहेव करता है एज ए क्या आपका सेंट्रल एटम। ठीक है, एज वेल एज वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल will be सेंट्रल एटम। ठीक है, तो ये चीज हो गया, सारी पॉइंट आप यहां देख लो। हम ये पढ़ रहे हैं क्या अभी, लेविस का डॉट स्ट्रक्चर। इसमें बताया कि लेविस ने दिया है, इसके नाम पड़ा इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर। तो बोल रहा है स्ट्रक्चर विच रिप्रेजेंट बॉन्ड बिटवीन एटम एंड इट्स इन दिस स्ट्रक्चर। ठीक है, and outermost electron is represented by dot since it is proposed by Lewis, so it is known as what, Lewis dot structure। तो ये हो गया बेटा हमारा लेविस का डॉट स्ट्रक्चर। बस अब इसके लिए आपको सिलेक्शन करना है सेंट्रल एटम का। इसके लिए रूल है पहले कि जनरली जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा वो सेंट्रल एटम बन जाएगा, या फिर ऐसा एटम जो नंबर वाइज कम होंगे, लिस्ट नंबर, वो हो जाएगा सेंट्रल एटम। थर्ड पॉइंट में क्या है कि ऐसा एटम जो लार्जर साइज का होगा वो बिहेव करेगा एज ए क्या, सेंट्रल एटम, बिहेव एज ए सेंट्रल एटम। फोर्थ पॉइंट में है कि एटम विच फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड बिहेव एज ए सेंट्रल एटम एज वेल एज वैकेंट ऑर्बिटल विल बी बिहेव एज ए सेंट्रल एटम। अब आगे हम आपको लेके जा रहे हैं और एक आखिरी पॉइंट इसे बता रहे बेटा कि जिसका मास ज्यादा होता है ना वो भी सेंट्रल एटम होगा। यहां कंसेप्ट याद रखिएगा, एटम एटम हैविंग हाईएस्ट एटॉमिक मास, having highest atomic mass, atom having highest atomic mass will be central ऐसे एटम जिनका हाईएस्ट एटॉमिक मास है वो बिहेव कर रहे हैं एज ए क्या, सेंट्रल एटम। ठीक है, विल बी बिहेव एज ए क्या, सेंट्रल एटम। तो ये चीज हो गया बेटा, यहां तक हमने बता दी। अब यहां कुछ क्वेश्चन पहले दे रहा हूं, फाइंड सेंट्रल
एटम। क्वेश्चन नंबर 1, HNO3, ठीक है, HNO3। एक बात और आपको बता दूं कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन, हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है और फ्लोरीन भी, ये जिंदगी में कभी भी सेंट्रल एटम नहीं बन सकते, ये चीज याद रखो। तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम की तरह बिहेव नहीं कर सकते और नहीं करेंगे। ओके, सो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्या बात ध्यान रखना है कि भैया जो हाइड्रोजन है और फ्लोरीन है कभी भी सेंट्रल एटम नहीं बनाएंगे। अब आगे आप यहां देखो, जैसे ये HNO3 है, तो यहां पे अगर पूछा कौन है सेंट्रल एटम, गिव मी आंसर प्लीज। देखो हाइड्रोजन तो होगा नहीं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में लीस्ट नंबर में नाइट्रोजन है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है नाइट्रोजन का, इसीलिए नाइट्रोजन हो गया क्या, सेंट्रल एटम। दूसरा देखिए H2SO4 है ना, थर्ड बोल रहा है BF3, 4 बोल रहा है H3P4। इन तीनों में देखिए बेटे, यहां जो सल्फर है, यहां जो आप देख रहे हो, ये देख रहे हो सल्फर और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन तो होगा नहीं, सल्फर ऑक्सीजन में कौन होगा, सल्फर, क्योंकि सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और इसका साइज भी बड़ा है। बोरॉन फ्लोरीन में कभी होता नहीं, बचा कौन, बोरॉन। हाइड्रोजन नहीं होगा, फास्फोरस ऑक्सीजन में बड़ा साइज का फास्फोरस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम भी फास्फोरस का, लीस्ट नंबर भी फास्फोरस का है, इसलिए फास्फोरस सेंट्रल हो गया। 5 नंबर पे आ जाओ, यहां दिया SF6, 6 नंबर पे आ जाओ, SO3, SO2, HClO4। तो यहां देखिए फ्लोरीन तो नहीं हो, कौन होगा, सल्फर। ऑक्सीजन तो नहीं होगा, कौन होगा, सल्फर। सल्फर यहाँ पे कौन होगा, क्लोरीन, क्योंकि हाइड्रोजन तो होने से रह गया, और फास्फोरस सॉरी ऑक्सीजन तो नंबर वाइज ज्यादा है, कम कौन है, क्लोरीन, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम किसका है, क्लोरीन का, ये हो गया। इसके बाद आगे देखो बेटा 9, अगर H3PO3 है तब भी सेंट्रल कौन होगा, फास्फोरस ही होगा, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन नहीं होगा। अब बचा फास्फोरस और ऑक्सीजन, फास्फोरस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है। 10 नंबर पे आप आ जाइए, है ना, H2SO5, सल्फर तो नहीं होगा, हाइड्रोजन तो नहीं होगा, कौन होगा फिर, सल्फर। ऐसे सेलेक्ट कर लोगे बेटा, ऐसे ही हमको सिलेक्शन करना है किस चीज का, सेंट्रल एटम का। अब इसी में नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन विल नॉट एक्ट एज ए सेंट्रल एटम, ठीक है, विल नॉट एक्ट एज ए सेंट्रल atom, not act as a central atom, they will always form, they will always form, they will always form single bond, single bond, so always behave as a surrounding मतलब ये हमेशा कैसा बिहेव करेंगे बेटा, सराउंडिंग एटम की तरह, और कुछ भी इनका बिहेवियर नहीं होगा। तो भैया हो गया यहाँ पे क्या कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड ही सिर्फ बनाता है, इसलिए ऑलवेज बिहेव करते हैं एज ए क्या, सराउंडिंग एटम।
अब आगे देखिए, लास्ट पॉइंट है, एक बात और बता देता हूं ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन जो है ना बेटा, ये सराउंडिंग भी हो सकता है, सेंट्रल भी हो सकता है। अगर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है तो फिर समझ लो कि ये सराउंडिंग एटम होगा, और अगर सेंट्रल इसको बनना है तो फिर इसको सिंगल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगर सराउंडिंग है तो डबल बॉन्ड बनाएगा, और अगर सेंट्रल है तो फिर इसको सिंगल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। तो यहां याद रखिएगा, इफ ऑक्सीजन appear as a central atom, then it form two single bond, and at corner it will form double bond. It will form double bond. तो ये चीज है हमारा, अगर ऑक्सीजन अपीयर हो रहा है एज ए सेंट्रल एटम, देन इट फॉर्म सिंगल बॉन्ड, नंबर वाइज कितना, 2, एंड एट ए कॉर्नर एटम इट विल फॉर्म डबल बॉन्ड। तो ये चीज हो गया बेटा, ठीक है। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक बात आगे और सुन लो कि अगर निगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन है, ठीक है, निगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन, जैसे ऐसा O-, तो बेटा समझ लो ऑक्सीजन के बैलेंस सेल में 6 होता है, एक निगेटिव चार्ज आ गया, 6 + 1 कितना हो गया, 7। तो निगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन जो है ना, उस पे टोटल 7 इलेक्ट्रॉन हो गया, 6 और 1 कितना, 7। ठीक है, समझ गए क्या? जो निगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन है उस पे हो गया 6, और बैलेंस सेल में 6 और 1 कितना, 7 इलेक्ट्रॉन। इसको ऑक्टेट कंप्लीट कराने के लिए एक ही बॉन्ड बनाना है। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज होगा तो वो सिंगल बॉन्ड ही सिर्फ बनाएगा, क्योंकि एक बॉन्ड बना के इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कंसेप्ट ये हो जाएगा कि निगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन will be present at corner and form single covalent बॉन्ड। हर बात बता दिया हूं डिटेल में, इससे ज्यादा कोई बात ही नहीं होता। इतना ज्यादा बता दिया हूं कि आप इसको कभी भी यूज कर सकते हो। ठीक है, समझ रहे हो? तो कंसेप्ट ये है बच्चों कि एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, तो हमेशा याद रखना कि जितना निगेटिव चार्ज आता है उतना इलेक्ट्रॉन वहां पे ऐड होगा, और जितना पॉजिटिव चार्ज आता है उतना इलेक्ट्रॉन क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। ओके, अब एक बात और याद रखो कि अगर मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो आप देखो पॉजिटिव चार्ज कहां ट्रांसफर होगा, सेंट्रल एटम पे, और जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना आप बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन में माइनस कर देना। तो यहां पे इफ पॉजिटिव चार्ज is present on the compound
it will present compound, then present at central atom, ठीक है, then subtract this charge, this charge at corner atom. ठीक है ना? तो ये हो गया हमारा बात, ये हो गया हमारा कंसेप्ट कि अगर पॉजिटिव चार्ज हमारा प्रेजेंट है कंपाउंड में, तो ये प्रेजेंट रहे कहां पे? सेंट्रल एटम पे। देन सब्सट्रैक्ट दिस चार्ज, फ्रॉम बैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा। तो ये चीज हो गया, अगर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है तो उस चीज को आप फिर माइनस कर देंगे जितना पॉजिटिव चार्ज होगा। और इसका लास्ट पॉइंट आपको मैं बता दूं कि अगर नेगेटिव चार्ज if negative charge is present on the compound, then generally it will present at corner। जनरली बेटा, नॉट इन ऑलवेज, कभी कभी निगेटिव चार्ज सेंट्रल एटम के ऊपर भी चला जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये हमारा कंसेप्ट है, ये हमारा क्राइटेरिया है। इस कंसेप्ट, इस क्राइटेरिया को आपने ध्यान रखना है। ठीक है, समझ रहे हो? और अगर एक बात बता दूं कि कभी कभी ये जो सिलेक्शन ऑफ सेंट्रल एटम है, उसके लिए आपने पूरा कंसेप्ट लगा लिया, पूरा क्राइटेरिया अप्लाई कर दिया, और पूरा कंसेप्ट क्राइटेरिया अप्लाई करने के बाद भी आप सेंट्रल एटम का मान लो सिलेक्शन नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, पूरा कंसेप्ट क्राइटेरिया लगाने के बाद भी बेटा आप मान लो सेंट्रल एटम का सिलेक्शन नहीं कर पा रहे हो, तो उस टाइम पे आप एक बात का ध्यान रखो कि उस टाइम हम क्या करते हैं कि जो एटम हमको सेंटर पे बैठा हुआ दिखेगा उसी को हम सेंट्रल एटम डिसाइड कर लेंगे। मेरी बात समझ पा रहे होंगे आप? जैसे मैं यहां लिख रहा हूं लास्ट लाइन कि समटाइम्स the central atom in the given molecule, the central atom in the given molecule, ion cannot decided on the basis of electronegativity, or number of atom। in such case
ठीक है, इन सच केस दैट atom is central atom that atom is central atom which appear in central position of the given formula जैसे एग्जांपल में देखो, OCl2 हो गया, OBr2, ठीक है, OCl2 हो गया और आपका OBr2, ठीक है, समझ गए क्या? तो अभी आप यहां देखो कि वैसे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से आप सोचोगे तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन है, यहाँ कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ब्रोमीन है। साइज के हिसाब से सोचोगे तो ब्रोमीन का साइज ज्यादा है और क्लोरीन का साइज ज्यादा है ऑक्सीजन से, लेकिन सेंट्रल कौन है बेटा? तो ऑक्सीजन, तो ये सेंटर पे बैठा है तो सेंट्रल हो गया। तो ऐसे आपको सोचना पड़ेगा। तो ये सारा मेथड, सारा बात समझा दिए, उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। तो बेटे सारी बातें आप वापस रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले हमने आपको बोला कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर है ना, अब लेविस का जो है ना ऑक्टेट रूल का फॉलो करता है। अब बोला स्ट्रक्चर विच रिप्रेजेंट बॉन्ड बिटवीन एटम है ना एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, इसको लेविस डॉट स्ट्रक्चर हम कहेंगे। इसके लिए सेंट्रल एटम का सिलेक्शन करना पड़ता है। तो पहले हमने बताया कि जनरली जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा वो सेंट्रल एटम कहलाएगा। उसके बाद हमने बोला कि जो एटम प्रेजेंट होगा लिस्ट नंबर में उसको भी हम सेंट्रल एटम कहेंगे। इसके बाद हमने बोला बेटा कि ऐसा एटम जो लार्जर साइज का होगा वो बिहेव करेगा एज ए क्या? सेंट्रल एटम। फिर हमने बोला कि ऐसा एटम विच फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड बिहेव एज ए क्या? सेंट्रल एटम, है ना, एज वेल एज वैकेंट ऑर्बिटल उसके पास होने चाहिए। इसके बाद बेटा जिसका हाईएस्ट एटॉमिक मास वो बिहेव करेगा एज ए सेंट्रल एटम। ओके, तो ये हो गया हमारा। अब यहां जैसे हमने बताया कि ये HNO3 है, ये HNO3 है। यहां जो आप देख रहे हो नाइट्रोजन वो सेंट्रल एटम है। अगर ये नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, ठीक है ना, तो भैया सेंटर पे ये बैठा है। इधर हमने दिखा दिया नाइट्रोजन, ठीक है। अब उसके बाद देखो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर O और H, और इसके बाद बताया था ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहेगा ऐसा O पे। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब लेविस डॉट स्ट्रक्चर बोलता है बेटा कि वैलेंस सेल वाले इलेक्ट्रॉन को डॉट से दिखाओ। 6 में से 2 चला गया बॉन्ड में, ऐसे यहां दिखाएंगे, यहां पे ऐसे दिखाएंगे, यहां एक भी नहीं, यहां पे ऐसा 1 2 3 4 ऐसे। अच्छा, आप अगर चाहें तो बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन को भी ऐसे डॉट से दिखा सकते हैं, दोनों ही चलता है, दोनों में से कुछ भी चलता है, ठीक है। बॉन्ड को बॉन्ड दिखाओ या डॉट से दिखाओ। आगे यहां देखो H2SO4, इसका ऐसा होता है S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH OH। तो देखिए यहां पे सल्फर के बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 का 6 यूज हो गया। बच्चों हमने क्या कहा कि बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन को ऐसे डॉट डॉट दिखा सकते हो, नहीं दिखाएंगे बॉन्ड दिखाएंगे तब भी चलता है। अब इसके बैलेंस में एक भी नहीं बचा, ऑक्सीजन के पास यहाँ 4 बचेगा, यहां भी 4, यहां भी 4 और यहां भी 4।
अच्छा, इसका एक और तरीका था ना, एस कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, OH, मतलब ओल्ड कंसेप्ट से आपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखा दिया। इसमें भी ये राइट है, ऐसा रॉन्ग नहीं है ये। तो अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड आप दिखा रहे हो तो ऑक्सीजन के पास यहाँ कितना रहेगा, 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा, और यहां भी 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा, यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन, यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से होगा। ठीक है, ये भी राइट है, ये भी राइट है बेटा, ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है, लेकिन ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। BF3 में देखिए, बी एफ एफ और ये एफ, BF के बीच में हमने ऐसे बॉन्ड बना दिया, तो बोरॉन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, 3 का 3 इलेक्ट्रॉन चला गया बॉन्ड बनने में। अब फ्लोरीन के वैलेंस शेल में कितना होता है बेटा, 7, 7 में से 1 इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, बचा कितना, 6, 1 2 3 4 5 6, यहां भी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ओके ना, ये चीज है। अब यहां आगे देखो, ये H3PO4 है, यहां पे आप स्ट्रक्चर दो तरीके से दिखा सकते हो, P डबल बॉन्ड हो, OH, OH और ये OH, या तो ऐसे P OH OH OH, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। आर्यन वीडियो बंद करिए अब अपना, रोहन सारे बच्चे वीडियो बंद करो। ठीक है, अब देखो, ये जो हमने आपको दिखा दिया स्ट्रक्चर, अब इसमें हम क्या करेंगे, या वैलेंस शेल वाला इलेक्ट्रॉन जो रिमेनिंग उसको डॉट डॉट से दिखाएंगे। अब देखो बेटा, अगर आप ऐसे दिखा रहे हो और ऐसे दिखा, दोनों चलता है, ठीक है ना, ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है, ये नहीं कर रहा। तो वैलेंस शेल में फास्फोरस के 5 होता है, तो 1 2 3 4 5 यूज हो गया। ऑक्सीजन के पास इधर बचेगा 4, इधर भी बचेगा 4, इधर बचेगा 4, इधर भी बचेगा 4। ठीक है, ये चीज, ये तरीका हो गया, ये कंसेप्ट है, ये कंडीशन, ये क्राइटेरिया। तो ये हो गया बेटा लेविस डॉट स्ट्रक्चर। अच्छा, आप ये बॉन्ड हटा के यहाँ भी डॉट 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 दिखा दो, वो भी चलता है। इसमें क्या होगा, यहाँ पांचों पांचों यूज हो गया, लेकिन ये कोऑर्डिनेट दिखा रहे हो तो यहाँ पे कितना दिखाएंगे, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये हो गया हमारा H3PO4, ये भी हो गया H3PO4, अलग अलग, समझ गए। अभी देखो SF6 है, सल्फर, फ्लोरीन, 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 हर तरफ से सिंगल बॉन्ड दिखा दो बना कैसा। अब फ्लोरीन के बैलेंस शेल में 7 होता है, उसमें एक चला गया बॉन्ड बंद, कितना बचा, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अरे यार, क्यों हो जाता है ऐसा भाई, रुलाओगे क्या। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6, ऐसा हो गया। सल्फर, अभी ये बॉन्ड जो है ना बेटा, इसको बॉन्ड हटा के ऐसे डॉट डॉट चाहे तो दिखा सकते हो, चलता है दोनों। बॉन्ड हटा दिए और हर बॉन्ड के बदले 2 इलेक्ट्रॉन जो है उसके बदले 2 डॉट आप लगा दिए, तो ये हो गया हमारा कंसेप्ट, ये हो गया हमारा क्राइटेरिया। ठीक है ना, ये प्रॉब्लम है, ये सिचुएशन है। अब इधर देखो SO3, ऐसा SO3 है ना,
ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये भी है। दूसरा ये कि एस डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो दिखा दिए, बैलेंस सेल में जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन उसको दिखा दिए। आप इसको ऐसे भी दिखा सकते थे, एस डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट। तो ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है, ये नहीं कर रहा था। ऐसे ऐसे करके बाकियों का ड्रॉ कर लोगे बेटा, ऐसे करके इनका भी फिर बाकियों का ड्रॉ कर लेना, है ना। तो ये हो गया, पूरे पूरे तरीके से आपको बता दिया। अब जैसे आगे अगर आप देखते हो OCl2 का, OCl Cl कितना हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, OF2 का, OF ऑक्सीजन के पास 6 में से 2 चला गया, बचा 4, इधर बच गया 6, इधर बच गया 1 2 3 4 5 6। ये OF2 है और ये OCl2 है, ठीक है। समझ रहे हो, ये सब क्या है बेटा, LDS है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। अगर ये दिख गया आपको PO4-3, कैसा हो जाएगा, P जो माइनस, जो निगेटिव चार्ज दिख रहा है, अगर ऑक्सीजन है ना तो डेफिनेटली ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज जाएगा। 3 ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज भेज दो, तो निगेटिव चार्ज आने के बाद ऑक्सीजन एक सिंगल बॉन्ड बनाता है, एक ऐसा डबल बॉन्ड बनाएगा। तो अब ये जो ऑक्सीजन है बैलेंस सेल में 7, उसमें एक इधर चला गया तो 6 बचा। अब 6 6 दिखाओ इधर, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरीके से हमने यहां दिखा दिया, इस तरीके से हमने कंडीशन बना दिया, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारा कंसेप्ट, ये हमारा क्राइटेरिया है, ये हमारा सिचुएशन है, ठीक है। तो ये जो बात है, ये कंसेप्ट, ये क्राइटेरिया है, ये जो बातें हैं सो आपको हमने दिखा दिया। तो यहां पे से फर्स्ट निगेटिव चार्ज आ रहा है ना मॉलिक्यूल पे, ये निगेटिव चार्ज कहां चला गया बेटा, ऑक्सीजन पे। जब जब ऑक्सीजन रहेगा और मॉलिक्यूल पे निगेटिव चार्ज रहेगा, समझ जाना कि वो ऑक्सीजन पे ही जाएगा। जैसे यहां देखो SO3 -2, क्या करेंगे, S डबल बॉन्ड हो, बस। अब डॉट डॉट दिखा दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, हो गया LDS। NH4+ है बेटा, तो याद रखो ये पॉजिटिव चार्ज सेंट्रल पे ट्रांसफर होता है। नाइट्रोजन के बैलेंस सेल में 5 होता है, उसमें से एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, तो 4 इलेक्ट्रॉन ही बचा। अब ये 4 का 4 इलेक्ट्रॉन इधर बॉन्डिंग में यूज हो गए, ओके। तो अब भैया कोई इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं जिसको हम डॉट से दिखाएं। ये हो गया NH4+ का स्ट्रक्चर। बस 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 CO3-2, 2 ऑक्सीजन पे 2 निगेटिव भेज दो भाई, एक पे भी डबल बॉन्ड हो। कार्बन के बैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, और उन 4 इलेक्ट्रॉन का यूज इधर हो गया बॉन्ड बनाने में, तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जिसको हम डॉट से दिखाएं। ऑक्सीजन के बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, एक निगेटिव चार्ज आ गया, मतलब कितना हो गया, 7। ऑक्सीजन के बैलेंस सेल में यहां 7 इलेक्ट्रॉन हो चुका है, 7 में एक चला गया बॉन्ड बनाने, बचा कितना, 6। ये 6 हो गया हमारा, ये 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6, इधर ये 6 है, इधर ये 6 है, इधर 6 इधर 6, और इधर भी हमारा 2 यूजर बचा 4, 1 2 3 4, ये हो गया LDS। बस बेटे, बेटे ऐसी ड्रॉ करेंगे। चलिए O3 में देखिए कैसा होगा,
O डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, इसके पास 6 में से 2 इधर गया, 2 इधर गया, तो 4 चला गया, बचा 2। अब 1 2 3 4 5 6, अब 1 2 3 4, ये एलडीएस हो गया बेटा किसका? ओजोन का, O3 का। अभी आप मुझे रिप्लाई करके बताओ, क्या आपको लेविस डॉट स्ट्रक्चर पूरे तरीके से समझ में आ गया? यस और नो एवरीवन, प्लीज रिप्लाई मी। वो भी एकदम फटाफट बताना है, फटाफट, इतना मेहनत से पढ़ाया हूं। अब रिप्लाई नहीं करोगे तो मैं मीटिंग ओवर कर दूंगा, बता दियो। सारी चीजें बताओ, क्लियर है? चलिए, अभी तो देखो ये फॉर्मल चार्ज। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेटा फॉर्मल चार्ज। ध्यान से सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शॉर्ट में इसको हम एफसी से रिप्रेजेंट करेंगे। ये फॉर्मल चार्ज, ध्यान से मेरी बात सुन लो बच्चों। जैसे पॉली एटॉमिक आयन होते हैं, NH4 प्लस हो गया, PO4 माइनस 3 हो गया, SO4 माइनस 2 हो गया, CO3 माइनस 2 हो गया, O3 हो गया। तो बच्चों इनको हम बोलते हैं पॉली एटॉमिक आयन, ठीक है? ये जो भी देख रहे हो, इनके ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट है ना, वो किसी एक एटम पे मान लो नहीं है। अभी हम ही समझेंगे पूरा मॉलिक्यूल पे है ना। ये जो चार्ज आप देख रहे हो, ये पूरे मॉलिक्यूल पे, मतलब 1 पॉजिटिव चार्ज मतलब होल मॉलिक्यूल पे, 3 निगेटिव चार्ज मतलब होल मॉलिक्यूल पे, 2 निगेटिव चार्ज तो ये होल मॉलिक्यूल पे, इधर है 2 निगेटिव चार्ज तो ये भी होल मॉलिक्यूल पे, इधर कोई चार्ज नहीं है तो मतलब कोई चार्ज नहीं है, होल मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं है। अब अगर वही आप O3 का स्ट्रक्चर देखोगे, आपको पता है ऐसा होता है O डबल बॉन्ड हो और कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो। अच्छा, इसको आप रिप्लेस करोगे नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड में, तो तरीका क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड रिप्लेस बाय नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड, एंड अगर ये पीरियड 2 का जो एलिमेंट है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अगर नॉर्मल कोवलेंट पे जा रहे तो डोनर पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, एक्सेप्टर पे आएगा निगेटिव चार्ज। तो अब आप देखो बेटा, ओजोन पे कोई चार्ज आपको नहीं दिख रहा है, बाहर से 0 चार्ज है, न्यूट्रल। लेकिन जब हम ओजोन के स्ट्रक्चर पे गए, यहां दिख रहा है 3 ऑक्सीजन, 1 2 और 3। 1 पे चार्ज है 0, दूसरे पे चार्ज है +1 और तीसरे पे चार्ज है -1। कंसेप्ट ये बोला गया कि जब आप एक मॉलिक्यूल को देखते हो और आपको उस पे जो चार्ज दिखता है, तो किसी मॉलिक्यूल पे जो चार्ज रहता है ना, वो होल मॉलिक्यूल का चार्ज होता है। वो चार्ज किसी इंडिविजुअल एटम का नहीं होता। वो चार्ज जो आप देख रहे हो, वो कंप्लीट होल मॉलिक्यूल का चार्ज होता है। ओके एवरीवन, बात समझ में आया? तो कंसेप्ट ये है कि भैया जो चार्ज आपको दिख रहा है वो होल मॉलिक्यूल का चार्ज है। ओके, तो ये बात आप ध्यान रखना कि जैसे NH4 पे 1 पॉजिटिव है, PO4 पे 3 निगेटिव है, SO4 पे 2 निगेटिव है, तो हम इसको बोलेंगे ये पॉजिटिव चार्ज इस नेट मॉलिक्यूल का,
ये निगेटिव चार्ज इस नेट मॉलिक्यूल का, ये निगेटिव चार्ज इस नेट मॉलिक्यूल का, ये निगेटिव चार्ज इस नेट मॉलिक्यूल, इस पे कोई चार्ज अगर नहीं है तो नेट मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं, लेकिन इंडिविजुअली अगर आप जाते हो, इंडिविजुअली एटम पे यहाँ चार्ज है 0, यहाँ चार्ज है +1 और यहाँ चार्ज है -1। देन बेटे व्हाट इज फॉर्मल चार्ज? माय डियर स्टूडेंट, किसी भी मॉलिक्यूल के इंडिविजुअल एटम पे जाकर जो आप चार्ज कैलकुलेट करोगे, उसी इंडिविजुअल चार्ज को हम फॉर्मल चार्ज के नाम से जानते हैं। मतलब कोई भी एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है, उसमें जितने भी एटम है, उन सभी एटम पे जाकर इंडिविजुअल लेवल पे हम चार्ज कैलकुलेट करते हैं और करेंगे। तो जो इंडिविजुअल लेवल पे चार्ज कैलकुलेट होता है या होगा, उसी चार्ज को हम फॉर्मल चार्ज के नाम से जानते हैं। ठीक है, समझ गए? तो ये जो कंसेप्ट है, ये जो क्राइटेरिया है, ये जो सिचुएशन है, जिसको आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये बात है, ये तरीका है। ठीक है, जिसके हिसाब से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे बेटा। तो यहाँ तक जो बातें हमने आपको बता दिया, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जो बात बताया आपको क्लियर हुआ होगा या हो गया होगा। ठीक है, तो बच्चों क्या यहाँ तक आपको पूरा क्लियर है? देन व्हाट इज फॉर्मल चार्ज? ईच एंड इंडिविजुअल एटम के ऊपर जाके हम चार्ज निकालेंगे किसी मॉलिक्यूल में, उसी चार्ज को हम क्या बोलेंगे? फॉर्मल चार्ज। बेटे क्या आपको फॉर्मल चार्ज का मीनिंग समझ में आ गया? जैसे यहां देखिए, यहाँ पे कार्बन पे क्या चार्ज है, ऑक्सीजन पे क्या चार्ज है, वो निकालेंगे, उसको कहेंगे फॉर्मल चार्ज। यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या चार्ज है इंडिविजुअल एटम पे, वो हो गया फॉर्मल चार्ज। यहाँ पे PO4 जो है, इसमें फास्फोरस पे क्या चार्ज है, इस ऑक्सीजन पे क्या चार्ज है, सो कहलाएगा फॉर्मल चार्ज। SO4 जो आप देख रहे हो, इसमें सल्फर पे क्या चार्ज है, ऑक्सीजन पे क्या चार्ज है, ये हम निकालेंगे, उसको कहेंगे फॉर्मल चार्ज। क्या आप लोगों को फॉर्मल चार्ज एकदम डन हो गया? बिल्कुल मजा आ गया, समझ में आ गया? एवरीवन रिप्लाई मी ऑन चैट बॉक्स। बिल्कुल परसेंटेज के हिसाब से इस बार रिप्लाई करो। आउट ऑफ 100 कितना आपको समझ में आ गया? सारे बच्चे ने रिप्लाई करना है। मैसेज करो, मैं अभी पढ़ा नहीं रहा, सिर्फ मैं लिख रहा हूं ताकि लिखने का टाइम बचे। आप लोग मैसेज करो, रुको मत सारे बच्चे। तो बेटे सभी को आ गया ना? वेरी गुड। चलिए अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है? जो बोले वही लाइन बोलेगा। जब जब नोट्स, अच्छा बच्चों सच बताना, नोट्स पढ़ते वक्त मेरी याद आती है कि नहीं आती है आपको? बताओ। जब आप मेरे पढ़ाए हुए नोट्स को पढ़ते हो तो मेरी याद आती है कि नहीं आपको, कि सर सामने बैठे हैं? तो बच्चों मेरी नोट्स की ये खासियत है, जब जब आप पढ़ोगे तब तब आपको मेरी याद आएगी।
है ना। अब देखो, क्योंकि मैं जो बोलता हूं ना वही मेरा नोट्स बोला क्या, इन एनी, एकदम सिंपल लैंग्वेज बेटा, कोई बहुत बड़ा अंग्रेजी का यूज नहीं किया गया। इन एनी पॉलीएटॉमिक आयन चार्ज इज प्रेजेंट ऑन कंप्लीट आयन, not on any individual atom, like NH4 plus this. To calculate charge on any individual atom, on any individual atom, concept of formal charge is introduced. कंसेप्ट ऑफ फॉर्मल चार्ज इज इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बात। इंडिविजुअल एटम पे चार्ज कैलकुलेट करने के लिए हमें कंसेप्ट दिया गया किस चीज का, फॉर्मल चार्ज का। ओके बच्चों, तो ये हो गया। ठीक है, अब सर ये फॉर्मल चार्ज होगा क्या, सीधा सीधा लाइन समझ लो कि बच्चों जो नेट चार्ज उस पे होगा, है ना। तो अब फॉर्मल चार्ज निकालेंगे कैसे, तो फॉर्मूला इसका है फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू, फॉर्मल चार्ज निकालने फॉर्मूला सुन लो बेटा, जिस एटम का आपको फॉर्मल चार्ज निकालना है उसका ले लो वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड। ठीक है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन पहले लिखो माइनस लोन पेयर, नहीं बेटा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, जितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, लोन पेयर जैसे ये क्या है, ये 2, मतलब ये एक लोन पेयर है और इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 2 है। एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, सो 1 लोन पेयर कंटेन 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना। लोन जैसे अगर है ए पे लोन पेयर यहां पे 1 है, पर इलेक्ट्रॉन कितना है, 2। अभी लोन पेयर यहां पे 2 है, एक ये और एक ये, पर इलेक्ट्रॉन कितना है, 4। तो ऐसा, तो ये हो गया तरीका कि फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड जिसमें वो एटम एसोसिएटेड होगा। इस फॉर्मूले से आप किसी भी एटम का फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हो। आपके बुक में ये फॉर्मूला अलग तरीके से दिया है, लेकिन आपको इसी वे को याद रखना है क्योंकि दिस इज एकदम इजीएस्ट वे है। अब इसका डेफिनेशन क्या होगा कि इट इज डिफाइंड एज difference of valence electron available to the atom and number of electron available with the atom in given molecule। तो ये हो गया डेफिनेशन फॉर्मल चार्ज का। बाकी फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्लस बॉन्ड पेयर, बस बेटा, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है।
एक बार मेरे साथ साथ आप बोलो, बोलना है आपको, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड। ये चीज हो गया हमारा कंसेप्ट, ये हो गया हमारा क्राइटेरिया। व्हाट इज फॉर्मल चार्ज? फॉर्मल चार्ज इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या माइनस करेंगे? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ बॉन्ड को काउंट करके ऐड करने के बाद। ओके बेटा, अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व करके बताते हैं। एक क्वेश्चन देखिए, जैसे ये ओजोन है O3, स्ट्रक्चर तो पता ही होगा, ऐसा होता है। अब यहां पे 1 2 3 4, देखो ना बेटा, इसमें 6 होता है तो 2 इधर चला गया और 2 इधर, तो 4 और 2 6, बस नंबरिंग कर दो। इसका नंबर कर दो 1, इसका नंबर कर दो 2, इसका नंबर कर दो 3। तो बच्चों हम लोग ऑक्सीजन नंबर 1 में कैलकुलेट करने जा रहे हैं फॉर्मल चार्ज। तो देखो फॉर्मूला है ना, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के बैलेंस सेल में कितना होता है? 6 माइनस, देखो ध्यान से देखो, दिल लगा के देखो, दिल से दिल तक एकदम जाना चाहिए, ये आपका दिल दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। तो यहां पे बचा हुआ ये 1 लोन पेयर, ये 2 लोन पेयर। बच्चों लोन पेयर यहां पे 2 है, लेकिन हमको लोन पेयर नहीं चाहिए, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन चाहिए। और ये 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया बेटा? 4। इसमें ऐड करेंगे, देखो ऑक्सीजन ने कितना बॉन्ड बनाया? 1 2 प्लस 2 हो गया 6 माइनस 6, क्या हो गया? 0। ऑक्सीजन नंबर 1 पे फॉर्मल चार्ज का जो वैल्यू है ये 0 आ गया। अब मेरे लाल बाल गोपाल, ऑक्सीजन नंबर 2 पे आपको लेके चल रहा हूं। फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू, देखिए ऑक्सीजन के बैलेंस सेल में 6 होता है, वो लिख दो, माइनस कितना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है? लोन पेयर 1 है, लेकिन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 2 है, तो प्लस कितना बॉन्ड बनाया? 1 2 3, 6 माइनस क्या हो गया? 5, कितना आ गया? +1। इस ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन नंबर 2 पे फॉर्मल चार्ज +1 आ रहा है। और अगर ऑक्सीजन नंबर 3 पे आप जाइए, यहां फॉर्मल चार्ज जाएगा बैलेंस सेल में 6 है ना, और लोन पे इलेक्ट्रॉन भी कितना देखो काउंट करके, 1 2 3 4 5 6 और कितना बॉन्ड है बेटा? गिव मी आंसर प्लीज एवरीवन, हाउ मेनी बॉन्ड फॉर्म दिस ऑक्सीजन नंबर 3 इन दिस गिवन कंपाउंड? रिप्लाई करके दिल जीतो जल्दी से, फटाफट फटाफट बताओ कौन सा होगा। वेरी गुड, एक बच्चे का आ गया, बहुत सारे बच्चों का आ गया बिल्कुल सही जवाब 1। कितना हो गया? 6 माइनस 7, कितना आ गया? -1। तो बेटा इसका फॉर्मल चार्ज -1। और वैसे भी आपको तो पता था कि O डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, डोनर पे पॉजिटिव, एक्सेप्टर पे नेगेटिव। वही आया कि नहीं आया बेटा? फॉर्मल चार्ज वही आया कि नहीं आया? आ गया ना? ए भाई श्रीराम, एक ही बॉन्ड ना बनाया बेटा, यहाँ पे एक ही बॉन्ड ना है, तो 2 तुम कैसे ले रहा है? तो ये आ गया सभी का फॉर्मल चार्ज। इस तरीके से निकालते हैं। अब जैसे यहां देखो CO में है बेटा C डबल बॉन्ड हो और इधर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, तो मतलब ये कि कार्बन के वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, 4 में 2 गया बॉन्ड बनाने, तो इधर से हो गया 2 2 4 2 6, और एक ऑक्सीजन इधर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया, तो 8, ऑक्टेट कंप्लीट। ऑक्सीजन के बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, जिसमें से 1 2 3 4 यूज हो गए, बचा 2। कार्बन का फॉर्मल चार्ज निकालते हैं पहले। तो बैलेंस सेल में कार्बन के कितने होता है? 4 इलेक्ट्रॉन माइनस लोन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना है? 2, और प्लस कितना बॉन्ड बनाया है? ये 3।
4 माइनस 5 कितना हो गया भैया? -1। और आप ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज निकालो। बैलेंस सेल में 6, लोन पे इलेक्ट्रॉन 2, बॉन्ड बनाया इसने 3, 6 माइनस 5 कितना हो गया? +1। तो बेटे मौज कर दी। इधर ये आ गया +1 और ये आ गया -1। वैसे भी अगर नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड में रिप्लेस करोगे इसको तो डोनर है पॉजिटिव, एक्सेप्टर पे निगेटिव, वही आया नहीं आया। तो ये हो गया हमारा फॉर्मल चार्ज। आगे क्वेश्चन दे रहा हूं, जैसे यहां बोल रहा है कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज, है ना? कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज ऑन NH4+, फिर H2SO4, है ना, SO3, ठीक है ना? इनका इस तरीके से निकालना है। तो बच्चों अब कंसेप्ट है हमारा ये जो कुछ क्वेश्चन आप यहां देख रहे हो, इन क्वेश्चंस का इनका फॉर्मल चार्ज आपको निकालना है बेटा। निकाल के दिखाता हूं। NHHH ऐसा। नाइट्रोजन का निकालता हूं। देखो नाइट्रोजन के बैलेंस सेल में 5 होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं है तो 0। 4 बॉन्ड बनाया तो 4। 5 में 4 के कितना आ गया? +1 आ गया यहां +1। बाकी इस पे निकालो। बैलेंस सेल में 1, कोई भी लोन पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, बॉन्ड 1, 1 - 1 0। बाकी हाइड्रोजन पे फॉर्मल चार्ज आ गया 0 0 हो गया। आ गया फॉर्मल चार्ज। आगे बढ़ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर हम देखें PO4 -3 पे, P डबल बॉन्ड O-, ठीक है? तो ये चीज हो गया हमारा कंसेप्ट। P डबल बॉन्ड PO-, O- और O-, ठीक है ना? ऐसा मान लो अगर यहां फॉर्मल चार्ज आप निकालते हो, बैलेंस सेल में 5, इलेक्ट्रॉन अभी है 0, बॉन्ड बनाया 5, आ गया 0 यहां। समझ रहे हो मेरी बात? ऐसा। और यहां पे निकालोगे तो यहां -1 - 1 यहां 0 आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसी स्ट्रक्चर को ऐसे दिखाते, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो O-, O- और O-, और अगर आपको यहां निकालना देखिए कैसे आ जाता। बैलेंस सेल में 5 और लोन पर इलेक्ट्रॉन 0, बॉन्ड बनाया 4, 5 माइनस पर कितना गया? 1, और यहां आता -1 यहां भी। तो बेटा कैसा बॉन्डिंग आप करा रहे हो ना, कैसा करके दिया ना, इस पे भी डिपेंड करता है। ऐसे करके जब भी आपको मिले फॉर्मल चार्ज, उसको बड़ा इजी में जाके निकाल लेना। ओके बेटे? SO3 में देखिए H डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। सल्फर के बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन,
लोन पे इलेक्ट्रॉन 0, बॉन्ड बनाया इसने 6, 6 माइनस 6 क्या हो गया 0। यहाँ का फॉर्मल चार्ज क्या है हमारा 0 है। ऑक्सीजन पे आ जाइए, वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन और माइनस 6 में से अगर इधर 2 चला गया बचा कितना 4, तो 4 चला गया इधर और इधर चला गया बॉन्ड में 2, 6 माइनस 6 क्या हो गया 0। ठीक है, इधर भी 6 माइनस 6 क्या होगा 0, इधर भी 6 माइनस 6 क्या होगा 0। तो जो भी यहाँ हमको दिख रहा है ये 0, ये 0 और ये क्या आपका 0, सभी में हमारा 0 0 0। तो ये हमारा केस है, ये हमारा कंसेप्ट, ये हमारा क्राइटेरिया। इस कंसेप्ट क्राइटेरिया और कंडीशन के हिसाब से आपको हमने यहाँ बता दिया कि भैया फॉर्मल चार्ज जो है ये क्या होगा। ठीक है, फॉर्मल चार्ज आप कैसे निकालो बच्चों, आप अब हमको बताइए कि क्या आपको वाकई में मेरी पूरी बातें रिलेटेड टू फॉर्मल चार्ज समझ में आ गई या नहीं आई। यस और नो, सारे बच्चे ने रिप्लाई करो। मजा आ रहा है बेटा केमिकल बॉन्डिंग पढ़ के, मजा आवता है कि ना। हो गया बेटा यहां तक सभी को क्लियर, बोलो यस और नो। एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, बताइए सल्फर पे फॉर्मल चार्ज क्या होगा और ऑक्सीजन पे यहां फॉर्मल चार्ज क्या होगा, इन दोनों में बताओ। फॉर्मल चार्ज क्या होगा ये बताओ। तो यस बच्चों देखो, इसका फॉर्मल चार्ज कैसे निकालेंगे। सल्फर के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, ये बात याद रखो ना यार, यहाँ 17 वाला ग्रुप है, 16 15 14 13, ये याद रखना ही पड़ेगा आपको। यहाँ फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, आगे भी जरूरत पड़ेगा। ऑक्सीजन सल्फर नाइट्रोजन फास्फोरस कार्बन सिलिकॉन, इसके वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन
5 इलेक्ट्रॉन। इसके बैलेंस सेल में 6 है, कोई भी लॉन पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, प्लस बॉन्ड कितना बनाया 6, कितना हो गया 0। यहाँ का फॉर्मल चार्ज हो गया बेटा 0। और यहाँ भी देखो, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है, 6 माइनस 4 प्लस 2, यहाँ भी 0, दोनों दोनों क्या होगा 0। तो बच्चों 5 मिनट बाकी है, क्या आगे एक टॉपिक है उसको स्टार्ट करूं या आज यहीं पे ओवर कर दें? आज यहीं ओवर कर दो बेटा, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम बचा है ना, टॉपिक स्टार्ट करेंगे और वो हो जाएगा। या थोड़ा बहुत बताऊं, क्या बोलते हो मेरे प्यारे बच्चे, क्या बोलते हैं? जो बोलते हैं वही करूंगा, जो बोलोगे वही करूंगा। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा रेजोनेंस। चैप्टर नहीं, टॉपिक बाबू, केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक है रेजोनेंस, ठीक है। ये जो रेजोनेंस है ना, ये आपको पढ़ना है बाद में। एक टॉपिक है जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जब आप जीओसी पढ़ोगे तब आपको मैं रेजोनेंस पढ़ाऊंगा पूरे डिटेल में। पर अभी जितना जरूरत है हमको यहाँ पे उतना ही बात करेंगे रेजोनेंस का, ठीक है। तो क्या चालू करूं बेटा या आज ओवर कर दूं क्लास? ओके देन, बाय बाय बच्चों। आप मुझे मराठी में बाय बाय करो, ठीक है, तो मैं सीखूंगा। बाय बाय बेटा, बाय बाय। चला येते सर, चला येते। ये तो निरोग्य तो, अरे भाई नया नया वर्ड दे रहा है तुम लोग यार। बच्चों ऑफलाइन क्लास के लिए एक्साइटेड हो, जोश में हो पूरा? वो बताया जाएगा आपको जब भी होगा, है ना? बताएंगे सर लोग, बताएंगे, इन्फॉर्म करेंगे।